नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में गाइस। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता की ये हमारी पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विशेषता के ऊपर। अगर आप कोई भी सभ्यता पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हो, आप मिस्र की सभ्यता पढ़ रहे हो, किसी भी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जितनी भी अन्य सभ्यता हैं उनकी पढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर आपको राजनीतिक, उसकी उस सभ्यता के बारे में पता चले कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी है और यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है। तो अगर आपको ये चारों चीज़ें पता चल गई तो समझ लो उस सभ्यता को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो मुख्य पॉइंट ये होता है कि आपको उन सभ्यता के ऊपर ये चीज़ें जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उस सभ्यता को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट है इसको हम आज डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक विशेषता। तो देखिए, जब इस सभ्यता की खोज हुई तो इतिहासकारों ने राजनीतिक विशेषता के ऊपर अपने अलग अलग टिप्पणी दिए। मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यहाँ पर प्रजातंत्र थी, कुछ इतिहासकारों का मानना था यहाँ पर राजतंत्र थी। यानी यहाँ पर कुछ इतिहासकार को मानते थे यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था थी, कुछ मानते थे कि यहाँ पर राजा का शासन था। हाँ, तो ऐसे ऐसे इतिहासकारों ने इसके ऊपर अलग अलग टिप्पणी दिए। तो जब टिप्पणी देने के बाद पता चला कि यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी, वो आपको आखिरी में बताऊंगा यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी। और इसीलिए ये जो खोज करते इतिहासकार हैं अलग अलग टिप्पणी इसलिए देते हैं क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि इसके हमें लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं थी, हमें इन लिपि को हम समझ नहीं पाए, इसलिए हमें इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आता है कि इसके हमें कोई लिखित साक्ष्य ना मिलने होने के कारण हम इस सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक विशेषता को नहीं पता कर सके। लेकिन अगर ज़्यादातर इतिहासकार, जो अधिक इतिहासकार थे, उनका मानना था कि यहाँ की जो सत्ता है वो किसकी थी, व्यापारियों के पास थी। यानी जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास बड़ा पैसा था, जिनका वो व्यापार देशी विदेशी दोनों तरीके से चलता था, उनके हाथ में सिंधु घाटी की सभ्यता थी। बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो हम अभी आपको ये भी कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ पर व्यापारियों के हाथ में सभ्यता थी, लेकिन हाँ, सबने अलग अलग अपने वो बातें रखी हैं। कोई मानता था यहाँ पर राजतंत्र है, कोई मानता था यहाँ पर प्रजातंत्र है, कोई मानता था यहाँ पर व्यापारियों का था, लेकिन ज़्यादातर मानना था व्यापारियों का। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो किसके हाथ में थी, तो व्यापारियों में टिक कर दीजिएगा, क्योंकि प्रजातंत्र और राजतंत्र में अधिक इतिहासकार सहमत नहीं दिखे हैं। तो आपको पता चल गई यहाँ की राजनीतिक विशेषता कैसे थी, राजनीतिक विशेषता। अब बात करते हैं हम यहाँ की आंतरिक स्तर की विशेषता, मतलब आंतरिक स्तर में सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना व्यापार बहुत अच्छे तरीके से करते थे। इसे अपना व्यापार करने के कारण इसीलिए इसे नगरी सभ्यता कहा जाता है। पार्ट 2 में देखे होंगे तो मैंने बताया था कैसे कैसे अपना व्यापार करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपना व्यापार बहुत अच्छे तरीके से करते थे, और ये अपना व्यापार देशी विदेशी दोनों करते थे। यानी जो उनके आसपास के जितने भी राज्य या कोई आसपास का कोई क्षेत्र होगा वहाँ पर भी अपना प्रोडक्शन करते थे, ट्रांसफ़र एक दूसरे के यहाँ, और विदेशों को भी अपना एक दूसरे के यहाँ एक दूसरे से सामान अपना बेचते थे। अगर एक पेपर में क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी तरीके से अपना व्यापार कहाँ, किस राज्य में करते थे, भारत के किस राज्य में करते थे, तो आंसर उसका लिख लेना गुजरात। क्या आएगा, गुजरात आएगा। क्यों, क्योंकि जो आप देखेंगे गुजरात को देखेंगे तो गुजरात, अगर आप ये समझ लीजिए गुजरात है, तो गुजरात के इस साइड क्या है, अरब सागर है। तो इस साइड पानी के रास्ते ये लोग अपना विदेशी तरीके से व्यापार करते थे, नाव के रास्ते। और देसी तरीकों से मतलब अपने क्षेत्र में प्रोडक्शन करना, उधर का सामान इधर लाना, तो ये सारा काम चलता था। तो ये अपना व्यापार कैसे करते थे, देशी और विदेशी दोनों तरीके से अपना काम करते थे। अब देखते हैं सामाजिक स्तर पर यह व्यवस्था कैसी थी। तो सामाजिक स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल जो अन्य सभ्यता थी, जितनी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यता से सबसे अलग देखी गई है।
इन सभ्यताओं में से सबसे अलग देखी गई है सिंधु घाटी की सामाजिक स्तर की सभ्यता। इसमें क्या था, इसमें सामाजिक में देखी जाए तो इस जो सिंधु घाटी की सामाजिक व्यवस्था थी वो ना किसी वर्ग पर आधारित थी, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये किसी पर आधारित नहीं थी। ना उच्च वर्ग की उच्च वर्ग है तू तेरे को अधिक रुतबा मिलेगा, तो निम्न वर्ग है तेरे को कम रुतबा मिलेगा, ये सारा ये नहीं बांटी गई थी। ये जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में सिंधु घाटी की जो सामाजिक स्तर की व्यवस्था थी वो नहीं बांटी गई थी। बांटी गई थी किसमें, किसमें बांटी गई थी, वो बांटी गई थी दो भागों में। सिंधु घाटी की सभ्यता दो भागों में विभाजित थी। कौन से देख लीजिए, उच्च वर्ग, यहाँ मैंने लिखा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। आपने अगर 12th की बुक में पढ़ा होगा तो उसमें दुर्ग और निचला के नाम से पढ़ा होगा, तो इसमें मैंने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के ऊपर बताया था। जिसमें अमीर लोग रहा करते थे वो होता था हमारा उच्च वर्ग, निम्न वर्ग होता था जिसमें गरीब लोग रहा करते थे। कभी कभी पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो वो मतलब इस किस प्रकार रहा करते थे, उनका जो सामाजिक व्यवस्था थी क्या वो वर्णों के आधार पर बटे हुए थे, क्या वो मतलब पूछा जाता कि जैसे वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसके आधार पर बटे हुए थे, तो नहीं, इसके आधार पर जो थी वो वैदिक काल में थी। जब मैं आपको वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो वैदिक काल के ऊपर ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वैदिक काल में आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आए थे ये लोग। पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वर्गों पर नहीं आधारित थी, वो किसके आधारित थी, वो उच्च वर्ग निम्न वर्ग, मतलब अमीर लोग होंगे तो उसे बहुत अधिक रुतबा मिलेगा और जो गरीब लोग होंगे उसे कम रुतबा मिलेगा, इसके पर आधारित थी ये सभ्यता। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सभ्यता सामाजिक स्तर पर किस पर आधारित थी, उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर आधारित थी। यानी उच्च वर्ग मतलब अमीर लोग के लिए होता था, निम्न वर्ग मतलब गरीब लोगों के लिए हुआ करता था। अब आते हैं, बात करते हैं सांस्कृतिक स्तर पर कैसी थी व्यवस्था। अभी मैंने आपको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक स्तर पर समझाया, अब बात करते हैं सांस्कृतिक स्तर पर कैसी थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक जीवन में बहुत बड़ी प्रक्रिया, बहुत अच्छे इसका सांस्कृतिक जीवन था। ये धर्म जीवन की संस्कृति को मानते थे, ये धर्म जीवन की संस्कृति को मानते थे, ठीक है। तथा ये कला साहित्य जीवन से भी परिचित है, मतलब जैसे भगवान की जो मूर्ति होती हैं जो उससे भी परिचित थे, ये भगवानों की मूर्तियों से भी मतलब कला साहित्यों से भी परिचित थे। इन्हें कला साहित्य की लिपि का भी ज्ञान था, किसका भी ज्ञान था, कला साहित्य की लिपि का भी ज्ञान था। अगर आप कला साहित्य में इंटरेस्ट करते हैं तो आपको उसकी लिपि के बारे में पता होगा, उसकी लिपि कैसे होती है। इन्हें नाप तोल का भी ज्ञान था, मतलब कोई कौन सा सामान बड़ा कौन सा सामान छोटा। मूर्ति बनाने का भी काम था, किसी भी भगवान की अगर आप मूर्ति बनवाना चाहते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस भगवान की मूर्ति बना देते थे। बर्तन कला का भी ज्ञान था, यानी मिट्टी के बर्तन का भी इन्होंने बना लेते थे आसानी से, तो मिट्टी के बर्तन कला पे ज्ञान था और धातु कला का भी ज्ञान था। मैंने वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से धातु का यूज करते थे, तो टीन का ये लोग प्रयोग करते थे। क्यों, कौन किस धातु का प्रयोग करते थे, टीन का ये प्रयोग करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये भी आता है पेपर में, कांस्य युगीन सभ्यता। मैंने पार्ट 2 में बताया था क्यों, क्योंकि सबसे पहला धातु कौन सा था हमारा, तांबा, फिर कौन सा आया हमारा, टीन। अगर तांबा और टीन को मिला दीजिए कौन सा धातु बन जाएगा हमारा, कांस्य धातु बन जाता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य में यहाँ पर लिख देता हूँ, कांस्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के क्यों नाम से जाना जाता है, मतलब इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धातु कला का भी ज्ञान था इस सभ्यता में। गाइस, तो आपको यहाँ तक अभी तक जितने मैंने इसके राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्तर बताए आपको समझ में आ गया होगा। अब इस मैप के जरिए समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। तो आप इस मैप को जरिए आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अगर उत्तर में देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कहाँ तक था, यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर मांडा याद रखिएगा, मांडा, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता मांडा से शुरू होती थी उत्तर में। यहाँ पर आप यूपी में आइए, यहाँ पर यूपी में, तो यूपी में आप देखेंगे, ये यूपी में देखेंगे जो कि पूर्व साइड में है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो था आलमगीरपुर। तो यहाँ पर मांडा उत्तर में मांडा शुरू होती थी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से इस सभ्यता का यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यूपी में जाती थी, ये आलमगीरपुर थे। फिर आलमगीरपुर से ये सभ्यता कहाँ जाती थी, सीधा जाती थी यहाँ पर मुंबई में।
कि यहाँ पर महाराष्ट्र में इस सभ्यता किस नाम से जानी थी? ये इसकी एक जगह थी ढाईमा बाढ़, याद रखेंगे कौन सा? ढाईमा बाढ़। तो आप एक देख सकते हैं कि ऐसा एरो बन के तैयार हो गया, मतलब मांडा से, फिर यहाँ से आलमगीरपुर से, फिर ढाईमा बाढ़ से, फिर ये सभ्यता कहाँ जाती थी? ये समझ लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी जाती थी ये सभ्यता। पाकिस्तान से यहाँ पर एक बलूचिस्तान नाम आता है, यहाँ पर कौन सा आता है? यहाँ पर जो डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पर बलूचिस्तान आता है, पाकिस्तान का एरिया है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सूत का डेर, सूत का डेर। इसके में जो आपको यहाँ पर जो समझ नहीं लिखा रहा होगा लिंक, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं लिंक में इनका नाम लिख दूंगा आप डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहाँ से भी इनके नाम को आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर है बलूचिस्तान में सूत का डेर। यहाँ पर महाराष्ट्र में ये सभ्यता खत्म होती है, यानी दक्षिण में ये जो सभ्यता है ये ढाईमा बाढ़ तक थी। अगर आप उत्तर की पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर तक थी। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में मांडा तक थी, मतलब ये सभ्यता उत्तर में मांडा तक थी, पूर्व में आलमगीरपुर तक थी जो कि यूपी में है। इसके बाद ये सभ्यता नहीं थी। फिर नीचे आती है महाराष्ट्र में ढाईमा बाढ़ थी जो कि दक्षिण में है। फिर आते हैं इधर जो पाकिस्तान में सूत का डेर है, यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। तो इस सभ्यता का एक एरो ऐसे बन जाएगा यहाँ तक। तो आप अगर देखेंगे तो मैं इसको यहाँ से शुरू हुई सभ्यता, फिर ये सीधा गई यूपी में, यूपी से गई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से गई पाकिस्तान में। तो आप ये देख सकते हैं इस सभ्यता का विस्तार कैसे था, इस तरह का था। ये मैप है सिंधु घाटी सभ्यता का, आप ये देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह का दिखती थी, इस तरह का था ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैप। तो इसके मैप को क्या कहा जाता था? त्रिभुज आकार। क्या कहा जाता था? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिभुजा आकार की ये सभ्यता थी। ये मैप किस प्रकार का बन रहा है? त्रिभुज आकार का बन रहा है, देख लीजिए त्रिभुज आकार का मैप बन रहा है। तो ये सभ्यता किस प्रकार की थी? त्रिभुज आकार की ये सभ्यता थी। और ये जो वर्ग है पूरा, ये जो लाल लाल आप एरिया देख रहे हैं, ये कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा था ये, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का ये एरिया था पूरा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने जो पढ़ा, इनमें कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो मांडा, जैसे यहाँ पर आलमगीरपुर यूपी में, महाराष्ट्र में दाइमा बाढ़, वो बलूचिस्तान में वो सूत का डेर, तो इनके आसपास कौन कौन सी नदी थी? देखिए मांडा के पास कौन सी नदी थी? अगर मांडा की बात आई, मांडा जो जम्मू कश्मीर में, उसके पास चिनाब नदी थी। कौन सी नदी थी? चिनाब नदी। यहाँ पर आए आलमगीरपुर में कौन सी नदी थी? हिडन नदी थी, हिडन, ठीक है, तो हिडन नदी थी। यहाँ पर अगर दाइमा बाढ़ में कौन सी नदी थी? गोदावरी नदी थी, गोदावरी नदी, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। और अगर बलूचिस्तान में देखा जाए तो दाशक नदी थी। कौन सी? दाशक नदी। तो आप, मैंने जितने भी नाम लिखे आप इनको लिख लीजिएगा, ये उनके आसपास की नदियां थी। तो आई होप ये हमारा अगर पार्ट 3 आपको पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाले पार्ट और 4 और 5 में इस सभ्यता को हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं एक प्रीति को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो आप ये सब्सक्राइब लाइक का इंट्रो आप देख रहे हैं, ये प्रीति ने हमें बना के भेजा। तो थैंक यू प्रीति, आपने ये इंट्रो हमें बना के भेजा। तो अगर आप हमारी वीडियो में अगर पहली बार इस सभ्यता को देख रहे हैं, पहली बार अगर नए हैं चैनल में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और थैंक यू प्रीति।